मैथ्स की चौथी क्लास में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। शुरुआत करेंगे इस क्लास की सीटेट 2026 मैथ्स पेपर नंबर 2, जिसमें यह हमारी चौथी क्लास है, जिसमें हम लोग गणित को टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं। आज की हमारी फोर्थ क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पूर्ण संख्या को। तो इस टॉपिक से भी कई सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में, तो आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस क्लास को तैयार किया गया है, नए पैटर्न पे बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में हम लोग टोटल इस टॉपिक से 50 क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट, पीवाईक्यू प्लस में आगामी परीक्षा, तीनों चीजों की तैयारी होने वाली है। तो चलिए बिना डिले किए शुरुआत करते हैं क्लास अपनी 4 टॉपिक वाइज गणित सीटेट पेपर नंबर 2 गणित से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने स्क्रीन पे कहा गया है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर कौन सा है। तो क्वेश्चंस को ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है 0, ऑप्शन नंबर ए कहता है 1, ऑप्शन नंबर बी कहता है 0, ऑप्शन नंबर सी कहता है -1 और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका 10। तो सबसे छोटी अगर पूर्ण संख्या पूछी जाए तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, आपको 0 से ही शुरू होती है। और इसके आगे के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे आपके होल नंबर हैं, पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे सबसे छोटा पूछा है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, आप कहोगे 0 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं यानी कि जो आपके नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं हैं जो कि आपके 1 से शुरू होती है और आगे तक जो है वो नंबर्स बढ़ेंगे। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। क्या वे पूर्ण संख्याएं होंगी, तो बिल्कुल पूर्ण संख्या होंगी। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो आपके सारी की सारी पूर्ण संख्याएं हैं। बाकी पूर्णांक आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ऋणात्मक में केवल माइनस वाली संख्याएं होती हैं और भिन्न में आपका भाग वाला। ठीक है, इस तरीके से नंबर्स होते हैं। तो जितने भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, होल नंबर भी होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बेस बनाता है, कॉन्सेप्ट को तैयार कराता है और आगामी परीक्षा के नए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए सिलेबस को तैयार किया गया है। संख्या 99 का परवर्ती, पर पूछा जाए तो हम लोग एक जोड़ देंगे, पूर्व पूछा जाए तो एक घटा देंगे। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो 99 का यहाँ पे सक्सेसर पूछा है, परवर्ती पूछा है, तो 99 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 100 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। संख्या 100 का पूर्ववर्ती यानी कि यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, आप कहोगे प्रेसेसर पूछा गया है। तो पूर्ववर्ती अभी जस्ट बताया, एक हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 100 में से एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे 99 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। कह रहे हैं कि क्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात की जा सकती है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, अभी जस्ट बताया मैंने आपको, 0 से शुरू होता है और आगे जितने भी नंबर्स हैं अनंत, ये सारी की सारी पूर्ण संख्या है। तो हम लोग सबसे बड़ी पूर्ण संख्या यहाँ पे ज्ञात कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, संभव ही नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी ऐसा कह रहा है कि नहीं, यह क्या है, अनंत है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाकी बात करेंगे, सवाल नंबर 6 देखेंगे। कहा कि पूर्ण संख्याओं के लिए योग का, सवाल अच्छे से पढ़ना है, योग का तत्समक अवयव यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है। तो देखिए क्या होता है ये एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि आपका तत्समक अवयव क्या होता है कि उसमें हम लोग कुछ भी जोड़ें, मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कोई भी पूर्ण संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 6 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे कि वही नंबर रहेगा। तो आप कहोगे 0 जोड़ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस सवाल का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन का यानी कि मल्टीप्लाई का तत्समक अवयव क्या होगा। तो मल्टीप्लाई का आपका क्या होता है कि कोई भी नंबर से किसी भी नंबर को अगर हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो चेंज नहीं होगा मान। ठीक है, वो आपका क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। तो किस नंबर को हम लोग किससे गुणा करें कि नंबर चेंज ना हो, तो आप कहोगे किसी भी नंबर को अगर हम लोग 1 से गुणा कर देते हैं तो उस नंबर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यानी कि प्रश्न संख्या 7 का उत्तर नंबर बी इज द राइट आंसर।
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कह रहा है कि a प्लस बी बराबर है b प्लस ए के। ये पूर्ण संख्याओं के कुछ किस गुण को दर्शाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि क्रम चेंज करने से, ठीक है, पहले a प्लस बी को जोड़ा और बाद में b प्लस ए को जोड़ा, यानी कि यहाँ पे क्रम चेंज कर दिया है। क्या हम लोग इसके उत्तर में कोई फर्क पड़ेगा। आप कहोगे नहीं, चाहे कैसे भी जोड़े, क्रम चेंज कर दे, उलट पुलट कर दे, दोनों का योग जो है वो एक ही जैसा रहेगा, यानी कि सीक्वेंस चेंज करने से योग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये आपका नाम से स्पष्ट है, क्रम विनिमय गुणा है, यानी कि कम्यूटेटिव आपकी जो है वो आइडेंटिटी है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 9 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। हमसे कह रहा है a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर है प्लस में c इक्वल्स टू a प्लस ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी, यह कौन सा गुण है। तो देख लेते हैं ऑप्शन को। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कि ये क्या है हमारा। देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा कि a और b को एक ग्रुप में रखा, एक समूह में रखा, और यहाँ पे हमने b प्लस सी को एक समूह में रखा। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि समूह चेंज करने से भी उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उत्तर सेम ही रहेगा। यानी कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, आप कहोगे सहचर्य प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर है। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको सारी चीजें जो है वो ध्यान रखनी है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। कह रहा है a गुणा बी प्लस सी बराबर है a गुणा बी प्लस में a गुणा सी। तो यह कौन सा नियम है। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपका कौन सा नियम है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे प्लस भी हो रहा है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप कहोगे प्लस हो रहा है, और साथ के साथ यहाँ पे गुणा भी हो रहा है। तो ऑप्शन से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि ये आपका योग पर गुणन का वितरण नियम है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। तो कई सारे क्वेश्चन का आप ऑप्शन पढ़ के आप सही उत्तर तक पहुंच पाओगे। बाकी हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 11 देखेंगे अपने स्क्रीन पे, जो कि हमसे पूछ रहा है कि कौन सी पूर्ण संख्या का कोई भी पूर्ववर्ती यानी कि प्रेसिजर नहीं होता है। ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आपका एक, और इसको अगर हम लोग एक घटाते हैं तो जीरो आ जाता है। जीरो भी अपनी एक पूर्ण संख्या है। बाकी जीरो में से अगर हम लोग एक घटा देते हैं तो क्या होगा कि ये आपका माइनस का वन हो जाएगा, और माइनस का वन आपकी पूर्ण संख्या तो है नहीं। यानी कि जीरो वो नंबर है जिसमें से अगर हम लोग घटाएंगे कोई भी नंबर तो उसमें से उसका पूर्ण संख्या नहीं होगा, अगर उसका हम पूर्ववर्ती घटाते हैं तो। ठीक है, बाकी बढ़ेंगे, अगले सवाल को देखेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं। कई बार आप लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हो, कई बार आप लोग कुछ एग्जांपल्स ले लेते हो। तो ये एक तरीका है सॉल्व करने का प्रश्न को। आगे देखेंगे सवाल नंबर 12 अपने स्क्रीन पे। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग सदैव एक पूर्ण संख्या होता है, यह कौन सा गुण है। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, आप कहोगे कि ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है, समवर्त गुण है कि किसी भी दो पूर्ण संख्याओं को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो उत्तर हमेशा उसका एक पूर्ण संख्या ही होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी है, समवर्त गुण है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, कह रहे हैं किसी भी पूर्ण संख्या को जीरो से गुणा करने पर क्या परिणाम मिलता है। तो कुछ नंबर्स ले लेते हैं जो कि पूर्ण होना चाहिए, जैसे हमने 7 ले लिया, 15 ले लिया, 550 ले लिया। अगर इसको हम लोग जीरो से गुणा करते हैं तो क्या उत्तर आएगा। आप लोग चीख चीख के बोल रहे होगे कि भैया किसी भी नंबर को जीरो से गुणा करने पर उत्तर हमेशा से ही जीरो आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। देखिए ऑप्शंस मैं नहीं पढ़ रही हूँ ताकि आपका ज्यादा टाइम ना बचे, क्योंकि हमारा मोटिव एग्जाम आपका नजदीक है। ऐसे में केवल और केवल हमारा एक ही प्रयास रहता है कि आपको जो है वो चीजें बेस्ट तरीके से, अच्छी तरीके से आपको इजिली मिल जाए। बाकी बात करेंगे, सवाल नंबर 14 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। किसी भी पूर्ण संख्या जीरो को छोड़कर को अगर हम लोग किसी संख्या से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो किसी भी पूर्ण संख्या को अगर हम लोग उसी संख्या से भाग देते हैं तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। हम लोग 7 से यहाँ पे 7 को भाग देंगे, 11 को 11 से भाग देंगे, और 545 को 545 से भाग देंगे। ये सारी पूर्ण संख्या भी है, और सेम नंबर को सेम नंबर से हम लोग डिवाइड भी कर रहे हैं। तो 7 को 7 से भाग देंगे तो आपका एक बार में कटेगा, एक आएगा, यहाँ पे भी एक आएगा, और यहाँ पे भी एक आएगा। यानी कि अगर कोई भी पूर्ण संख्या है उसको हम लोग उसी नंबर
नंबर से भाग देते हैं 0 को छोड़कर तो 1 प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी प्राप्त होता है। 14 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। तो इस तरीके से उदाहरण लेके आप बहुत ही आसान तरीके से किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो। चलेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। किसी पूर्ण संख्या को 0 से भाग देने पर परिणाम क्या होगा? तो मान लीजिए कोई भी नंबर है, उसको अगर हमने 0 से भाग किया तो वो अनडिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। कहा गया है कि 0 को किसी भी गैर शून्य से, यानी कि जो 0 ना हो, पूर्ण संख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? कहा कि अब 0 को भाग दो, किससे भाग दो? कोई नॉन आपका जो है वो शून्य होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 5 ले लिया, यहाँ पे हमने 7 ले लिया, यहाँ पे हमने 111 ले लिया। तो अगर ऊपर 0 है तो उत्तर क्या होगा? 0 आ जाएगा। हर एक कंडीशन में उत्तर 0 आएगा। लेकिन अगर वही 0 नीचे है तो वो अनडिफाइन हो जाएगा, परिभाषित नहीं होगा। तो यहाँ हमसे ऊपर 0 है तो उत्तर क्या होगा? ए होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। कह रहा है 25 गुणा 83 गुणा 4 को आसानी से हल करने के लिए किस गुण का उपयोग करेंगे? तो देखिए इसको हम लोग इजीली तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप कहोगे पहले 25 को 4 से गुणा कर दो और फिर जो भी आए उसको 83 से गुणा कर दो। तो 25 को 100 4 से गुणा करने पे ये तो हमारा 0 0 हो गया, 100 हो गया। अब इसको हम लोग आसानी से 83 से गुणा कर पाएंगे। तो 83 और 2 0 है तो 2 0 लगा देते हैं आगे, यानी कि ये आपका क्या है? तो आप कहोगे सीक्वेंस बस हमने चेंज कर दिया, क्रम बदल दिया, और आपका ये सहचार्य गुण है। तो यानी कि क्रम विनिमय और सहचार्य गुण। तो कई सारे सवाल आप इस तरीके से सॉल्व कर पाओगे और ऑप्शंस पढ़ के भी आपको कई सारे सवालों के सही उत्तर जो है वो पता चल जाएंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 अपने स्क्रीन पे। संख्या 5099 का परवर्ती यानी कि सक्सेसर पूछा है। तो परवर्ती पूछेंगे तो एक जोड़ देंगे, 99 में एक जोड़ेगा तो आपका 100 हो जाएगा, यानी कि 5100 इस सवाल का सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्राकृत संख्या नहीं है लेकिन पूर्ण संख्या है? ठीक है, तो पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? आप कहोगे 0 से होती है। प्राकृत संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? तो आप कहोगे 1 से होती है ना। तो 0 वो नंबर है जो कि पूर्ण तो है लेकिन प्राकृत नहीं है। ठीक है, तो आपका 0.5 नहीं होगा, माइनस का 1 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब है। बाकी एक जो है वो प्राकृतिक है पर पूर्ण नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 20 देखेंगे। कहा कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? ठीक है, तो अगर दो संख्याओं का मल्टीप्लाई 0 है तो क्या उत्तर होना चाहिए? क्या दोनों संख्या 0 होनी चाहिए, या कम से कम एक संख्या 0 होनी चाहिए, या कोई भी संख्या 0 नहीं होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए 0 कब आता है? तो 0 जब आता है अगर हम एक भी नंबर अगर 0 हो दोनों में से, तो उत्तर आपका 0 हो जाता है, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो। ठीक है, चाहे नंबर कितनी भी बड़ी हो, अगर उसको हम लोग 0 से गुणा कर देंगे उत्तर हमेशा 0 होगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। कह रहा है कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो संख्याएं क्या होंगी? ठीक है, 0 और 1। तो अगर 0 को 1 से गुणा करेंगे तो उत्तर आपका 0 हो जाएगा। दोनों 1 होने चाहिए, तो भाई 1 को 1 से गुणा करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। कोई भी अगर दो संख्या ले लें तो 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, 1 नहीं होगा। बाकी इन दोनों को गुणा करेंगे तो उत्तर आपका माइनस का 1 होगा। यहाँ हमको 1 चाहिए, तो दोनों संख्या उसके लिए क्या होनी चाहिए? आपको भी 1 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं के लिए कौन सी संक्रियाएं समवर्त नहीं है, क्लोज्ड नहीं है? तो ये क्या होता है कि इसका मतलब यह है कि प्लस माइनस गुणा और घटा करने पर, प्लस माइनस गुणा और घटा करने पर पूर्ण संख्या ही आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग दो नंबर को जोड़ते हैं, कोई भी दो नंबर को जोड़ते हैं जो दोनों पूर्ण हो, तो उत्तर हमेशा ही पूर्ण आता है। घटाते हैं अगर हम लोग, तो मान लीजिए हमने 5 में से क्या कर लिया यहाँ पे, तो अगर हमने यहाँ पे 5 में से कुछ नंबर घटा लिया है, ठीक है, जैसे कि हमने घटा लिया है यहाँ पे 8,
ठीक है। तो अगर हमने 5 में से 8 घटा लिया है तो उत्तर आपका -3 आ जाएगा, जो कि समवर्त नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो घटाव आपका होगा ही, है ना। एक आपका माइनस हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया और ए गलत हो गया। ठीक है। गुणा करके देखते हैं, तो कोई भी पूर्ण संख्या को अगर हम लोग किसी भी पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं तो उत्तर हमेशा ही एक पूर्ण संख्या आती है। ठीक है। तो और अगला अगर हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं, 5 को अगर भाग करते हैं 2 से, उत्तर आपका 2.5 आ जाता है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। यानी कि घटाव और भाग करने पे आपका पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो क्वेश्चन को समझना है, फिर आपको उत्तर पे जाना है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। कह रहा है कि 12 में से 15 घटाते हैं तो इसका परिणाम एक पूर्ण संख्या है। तो 12 में से 15 घटाएंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा, आप कहोगे -3 आएगा। और क्या -3 एक पूर्ण संख्या है, आप कहोगे बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्या 5/2 का परिणाम एक पूर्ण संख्या है। तो चलिए 5 को 2 से भाग दे लेते हैं, तो उत्तर आपका 2.5 आएगा, है ना। ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। तो ये उदाहरण भी आपसे पूछ लिए गए हैं उस प्रॉपर्टी पे। बाकी आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि 6 गुणा 5 घटा 3 बराबर 6 गुणा 5 घटा 6 माइनस 3, ये किस नियम को दर्शाता है। तो अगर आप लोग देख पा रहे होगे क्वेश्चन को, तो यहाँ पे गुणा भी हो रहा है और घटाव भी हो रहा है, यानी कि ये क्या है। तो अगर आप ऑप्शन को पढ़ोगे तो घटाव पर गुणन का वितरण है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑप्शंस पढ़ के समझ के सही उत्तर तक पहुंच पाओगे। देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है, देखना है, समझना है। जो डिफिकल्टी हो उसको पेन डाउन कर लेना है, फिर से देखना है। तब भी समझ नहीं आए तो यू आर फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, आप पूछ सकते हैं, मैं आपको उत्तर बताने की कोशिश जरूर से करूंगी। बाकी क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 0 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। बाकी ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो आपकी 0 होती है, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, बिल्कुल। प्राकृत संख्या आपकी 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या आपकी 0 से, इसीलिए सारे आपके नेचुरल नंबर होल नंबर डेफिनेटली होते हैं। ठीक है। आगे देखेंगे, सवाल नंबर 27 देखेंगे। कह रहा संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन पर शून्य के दाईं ओर कौन सी संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं, संख्या रेखा बनाते हैं। ये हमारी संख्या रेखा है। ठीक है। ये आपका 0 होगा। इसके आगे के जितने नंबर हैं वो सब आपके पॉजिटिव होंगे, और इसके पीछे के जितने नंबर हैं वो सब आपके क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। यानी कि दाईं ओर क्या है, आप कहोगे पॉजिटिव, और बाईं ओर क्या है, तो आप कहोगे नेगेटिव। तो इस तरीके से आप क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे दाईं ओर पूछा गया है, तो दाईं ओर कौन सा नंबर है, आप कहोगे पॉजिटिव नंबर है, यानी कि धनात्मक संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 28 को देखेंगे अपने ही स्क्रीन पे। संख्या रेखा पर संख्या 7 संख्या 4 की किस ओर स्थित होगी। तो चलिए हम लोग संख्या रेखा बना ही लेते हैं। ये मान लेते हैं 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और 7। तो जो क्वेश्चन पूछे उस हिसाब से हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो कहा गया है कि जो संख्या 7 है वो संख्या 4 के किस ओर है। तो संख्या 4 के आगे की ओर है। आगे का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे दाईं ओर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। देखते ही देखते हमने 28 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण संख्याओं का सही क्रम है, यानी कि आरोही क्रम है। तो आरोही का मतलब क्या होता है, आप कहोगे बढ़ते क्रम। ठीक है। यानी कि बढ़ते क्रम, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, और इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा। ये आपका आरोही क्रम है, असेंडिंग ऑर्डर है, बढ़ते क्रम है। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। 3 के बाद है आपका 1, तो ये गलत हो गया, छोटी संख्या है। बाकी अगर यहाँ देखें तो सबसे छोटा 0 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 3 है, और उसके बाद 4 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है।
ठीक है। बाकी इसको देखिए सी को, तो ये गलत हो जाएगा, डी भी आपका गलत हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 30 देखेंगे, कई बार ये सवाल पूछा गया है और कई बार मैंने आपको करा भी दिया है अलग अलग क्लासेस में। बाकी कहा गया है कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, तो इसको रट लीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, कभी कभार हम लोग इसको स्किप कर देते हैं, भूल जाते हैं। 1 मिलियन का मतलब आपका 10 लाख होता है, ठीक है। यानी कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर 31 ऑन द स्क्रीन कह रहा है 1 करोड़ में, ठीक है, कह रहा है 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। तो देख लेते हैं इसको हम लोग। 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, आप कहोगे 10 मिलियन होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। रोमन अंकों में पूर्ण संख्या यानी कि जीरो को कैसे लिखा जाता है। तो देखिए रोमन संख्या अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने जाना होगा कि जीरो के लिए कोई भी अंक रोमन में नहीं है, कोई सिंबल नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रोमन अंकों में जीरो के लिए कोई भी आपके पास सिंबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। कह रहा है 3 लगातार पूर्ण संख्याओं का योग 24 है, तो वे संख्याएं क्या होंगी। 3 लगातार, ठीक है, लगातार पूछा गया है, इन तीनों का योग 24 है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। 5, 8, 11, तो ये तो नंबर ही लगातार नहीं है। 7, 9, 11, ये नंबर भी लगातार नहीं है। 6, 8, 10 भी आपका लगातार नहीं है। 7, 8, 9 इकलौती ऐसी संख्या है जो कि लगातार है, और इसको जोड़ लेते हैं तो 9 + 8 7 15, 15 + 9 आपका 24, यानी कि 24 भी आ गया आपका जोड़ के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शंस को भी एक बार ध्यान से पढ़ लेना है, जल्दबाजी नहीं करना, टाइम इनफ होता है, अच्छे से सोच के समझ के आपने जवाब देना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। कह रहा 345 प्लस में 10 बराबर है 10 + 345 के, तो ये कौन सा गुण है। तो अभी जस्ट हमने इसको चर्चा किया कि ये क्या है, कि क्रम बदलने से जोड़ नहीं बदलता, कैसे भी जोड़े आपका जो है वो दोनों का उत्तर सेम आएगा। यानी कि ये क्या है, तो आपको भी ये क्रम विनिमय है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। कह रहा पूर्ण संख्याओं में यदि a बड़ा है b से और b बड़ा है c से, तो a और c में क्या संबंध होगा। इसको हम लोग उदाहरण की हेल्प से समझ लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि a बड़ा है b से, ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, कोई ऐसा नंबर लेते हैं a जो कि क्या हो आपके बड़ा हो b से। तो मान लेते हैं कि ये 7 है, ठीक है, और इसको मान लेते हैं कि ये 5 है। ओके, क्लियर है। अब कह रहा है कि जो b है वो बड़ा है c से, ठीक है, तो b की जगह पे हमने 5 लिया है, तो c क्या होना चाहिए, आप कहोगे 5 से छोटा होना चाहिए, तो c को हम लोग यहाँ पे 3 ले लेते हैं। अब यहाँ पे a का मान कितना हमने पुट किया है, तो आप कहोगे 7 मान लिया है। b हमने कितना माना है, तो आप कहोगे 5 मान लिया है, और c कितना माना है, तो आप कहोगे 3 मान लिया है। तो कह रहा है कि a और c में क्या रिलेशन है, तो आप क्लियरली देख पा रहे होगे कि भैया a बड़ा है और c छोटा है, यानी कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर 36 ऑन द स्क्रीन। कह रहे हैं लगातार यानी कि कॉन्जिक्यूटिव दो पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा क्या होता है। यानी कि दो लगातार आपका पूर्ण संख्याओं के बीच का डिफरेंस पूछा गया है। तो कोई भी हम लोग कितनी भी बड़ी संख्या ले लें, जैसे मान लेते हैं 245 और इसमें से घटा लेते हैं 244, उत्तर क्या आएगा, आप कहोगे 4। 36 में से 35 घटाएं, सॉरी उत्तर क्या आएगा 1। 36 में से 1 घटाएं तो उत्तर क्या आएगा 1। यानी कि अगर हम लोग लगातार दो पूर्ण संख्याओं को घटाते हैं तो इनका बीच का जो अंतर है वो हमेशा एक ही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा सवाल नंबर 36 का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 37 ऑन द स्क्रीन पूछ रहा है कि सबसे छोटी 3 अंकिया यानी कि 3 डिजिट पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती क्या है। तो पूर्ववर्ती के लिए हम लोग माइनस करेंगे, बाकी 3 अंक की सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, आप कहोगे 100 होता है। 100 में से 1 घटा लो तो क्या आएगा, आप कहोगे 99 आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, सवाल नंबर 38 ऑन द स्क्रीन। कह रहा है सबसे बड़ी 4 अंकिया पूर्ण संख्या का
परवर्ती क्या होगा, तो परवर्ती के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप कहोगे एक जोड़ देंगे। तो सबसे पहले 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, आप कहोगे बड़ा निकालना है तो हम लोग 9 करेंगे, ठीक है। इसमें एक जोड़ देंगे तो 9,999 में एक जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे 10,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 39 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। कह रहा 999 प्लस 1 इसका परिणाम क्या होगा, तो 999 में एक जोड़ेंगे, उत्तर आपका 1000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है, ठीक है। तो सवाल चाहे आसान हो या फिर टफ हो, प्रैक्टिस हमको सारे क्वेश्चन की होनी चाहिए, कभी कभार आसान सवाल भी हमसे चूक हो जाती है। बाकी बात करेंगे आज के सवाल नंबर 40 की। तो पैटर्न पूरा करना है, तो पैटर्न को चलिए पूरा कर लेते हैं। कह रहा है 1,3,6,10,15, इनके बीच में कितने का गैप है, आप कहोगे 2 का। इनके बीच में कितने का गैप है, तो आप कहोगे 3 का। इनके बीच में कितने का गैप है, तो आप कहोगे 4 का। इनके बीच में कितने का अंतर है, तो आप कहोगे 5 का। यानी कि जो आपका डिफरेंस है वो एक एक बढ़ रहा है। तो अगला जो होगा वो कितने का डिफरेंस होगा, आप कहोगे 6 का। तो 15 में अगर हम लोग 6 जोड़ते हैं, उत्तर आपका 21 आता है, यानी कि बी आता है इस सवाल का सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 41 देखते हैं। कह रहा है एक टीचर है, एक शिक्षिका है जो कि बच्चों को कंचे गिनने के लिए कहती है। तो अगर कंचे गिनने के लिए कह रही है तो वो किस प्रकार की संख्याओं का परिचय दे रही है। तो परिमेय संख्या, ऑप्शन देख लेते हैं। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसको हम लोग p बटा q के रूप में विभाजित कर सकते हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा, काउंटिंग कभी भी परिमेय संख्या नहीं होता। पूर्णांक की बात करें तो ये माइनस में भी होता है और प्लस में भी। तो कंचे गिनेंगे तो वो कभी माइनस में नहीं होगा, यानी कि पूर्णांक भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, या तो प्राकृत संख्या या फिर पूर्ण संख्या। बिल्कुल सही बात है, इन दोनों को जोड़ने पे केवल और केवल यही आएंगी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। बाकी वास्तविक संख्याएं में तो हर तरह की संख्या हो जाती है, यानी कि ये आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 42 देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका परिणाम 0 नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन को देख लेते हैं। 0 को गुणा करेंगे 0 से, उत्तर आपका 0 आएगा। 0 को भाग करेंगे 2 से, उत्तर आपका फिर से 0 आएगा। अब है कि 2 को भाग करेंगे अगर हम लोग 0 से, तो अगर 0 नीचे है तो उत्तर हमेशा अनडिफाइंड होगा, अपरिभाषित होगा, 0 नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। बाकी अगर डी को देखें तो 10 में से 10 घटाने पर तो उत्तर हमेशा ही 0 आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इस तरह के प्रश्न को सॉल्व कर पाओगे। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है एक पूर्ण संख्या और उसके परवर्ती का योग हमेशा क्या होता है। तो पूर्ण संख्या और परवर्ती, परवर्ती का मतलब है आगे वाला नंबर, प्लस करेंगे तो कोई भी पूर्ण संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लिया हमने 4 ले लिया, इसका परवर्ती क्या होगा, तो आप कहोगे 5 होगा। तो 4 + 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे 9 हो जाएगा। यानी कि 9 सम संख्या तो नहीं है, अभाज्य भी नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक ले लेते हैं हम लोग 7 और एक ले लेते हैं 8। तो 8 + 7 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 15 हो जाएगा, है ना। तो ये भी क्या है आपका एक या तो ये भाज्य होगा या फिर विषम होगा। हम लोग 2 और 3 को ले लेते हैं, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 5 हो जाएगा। और 5 एक भाज्य संख्या नहीं है, 5 एक विषम संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। तो जब आप लोग 3 से 4 उदाहरण लोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप सही उत्तर तक पहुंच जाओगे। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 44 देखेंगे। कह रहा है किसी पूर्ण संख्या के लिए x + 0 क्या होगा, ठीक है। तो कोई भी पूर्ण संख्या है, अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, 0 में जोड़ते हैं, उत्तर आपका क्या होता है, आप कहोगे इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर जो है वो हमेशा क्या होने वाला है, तो अगर हम लोग x में जोड़ते हैं 0, किसी भी नंबर में अगर हम लोग 0 जोड़ते हैं, उत्तर हमेशा वही संख्या रहने वाली है, x ही रहने वाली है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। कह रहा है किसी पूर्ण संख्या y के लिए y × 1, यानी कि किसी भी नंबर को अगर हम लोग 1 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, किसी भी नंबर को अगर 1 से गुणा कर देते हैं तो उत्तर हमेशा वही संख्या होगा, y ही होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर,
ठीक है। 0 को भी गुणा करते हैं 1 से तो 0 ही होगा, y ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, काफी कभी कभार इस क्वेश्चन में हम लोग गलती कर देते हैं। सवाल नंबर 46 कह रहा है, दो विषम पूर्ण संख्याओं का योग सदैव क्या होगा। तो कुछ उदाहरण ले लेते हैं। 5 में 7 जोड़ते हैं, 9 में 11 जोड़ते हैं और 13 में 15 जोड़ते हैं। उत्तर क्या आ रहा है, आप कहोगे 7 + 5 12, 11 + 9 18 और इनको जोड़ें तो आपका कितना हो जाएगा, आप कहोगे 28। और ये सारी की सारी सम संख्याएं हैं, इवन नंबर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। दो सम पूर्ण संख्याओं का योग सदैव क्या होगा। तो अगर हम लोग किसी भी ऑड नंबर को, किसी भी इवन नंबर को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, कोई भी इवन नंबर हो, कोई भी दो सम संख्या हो, इसको अगर हम लोग आपस में जोड़ते हैं, उत्तर हमेशा ही एक इवन नंबर होता है, सम संख्या होता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। कह रहा है, एक सम और एक विषम पूर्ण संख्या का गुणनफल सदैव क्या होता है। तो अगर हम लोग एक सम संख्या और एक विषम संख्या को गुणा करते हैं तो उत्तर क्या होगा। तो चलिए कर लेते हैं। 2 को 3 से गुणा कर लेते हैं, ये आपका सम है, ये आपका विषम है। इसके अलावा हम लोग 4 को 5 से कर लेते हैं, इसके अलावा 7 को 8 से भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 20 आ रहा है और यहाँ पे 56 आ रहा है, यानी कि ये सारी की सारी संख्याएं आपकी सम संख्या है, इवन नंबर है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। आज की 49 नंबर सवाल को देखेंगे। कह रहा है, 1 से 100 तक कितनी पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पे 1 से पूछा गया है, तो 1 से 100 तक, यानी कि 1 को भी लेना है और 100 को भी लेना है, दोनों को शामिल करना है। तो 1 से लेकर 100 तक के बीच कितनी संख्याएं हैं, आप कहोगे 100 ही संख्याएं हैं, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। और आज के अंतिम सवाल को देखेंगे, जो कि हमसे पूछ रहा है 0 से 100 तक कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, कितने होल नंबर्स हैं। तो 0 से 100 तक, 0 भी आपका एक पूर्ण संख्या है ना, तो 100 इधर हो गई, 1 से लेके 100 तक, और एक आपका 0 हो गया, यानी कि टोटल आपका 101 ऐसा नंबर है 0 से लेके 100 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। तो इसी के साथ आज के टॉप इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन पूर्ण संख्या टॉपिक से यहीं पे कंप्लीट होता है। ये हमारी 4th क्लास थी, मैथ्स पेपर 2 सीटेट 2026 के लिए। क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट और कॉन्टिन्यूसली देख लेने के लिए धन्यवाद।